गाइस, वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। आज हम आपके लिए यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं और अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने इसमें इंक्लूड किए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज इंक्रीज्ड इन प्रेशर। ऑप्शन ए डज नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनप्रिडिक्टेबल। सो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डिक्रीज। विद इंक्रीज इन प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट, एट क्रिटिकल पॉइंट एनी सब्सटेंस, एट क्रिटिकल पॉइंट एनी सब्सटेंस, क्रिटिकल पॉइंट में हमारे दो फेस एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वी लॉस्ट फेस distinction between liquid and vapor phase. Next, triple point and critical point pressure of carbon dioxide is. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रिपल पॉइंट है वो हमारा होता है 5.18 बार और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ प्रेशर होता है हमारा 73.8 बार रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आपको पता होगा गाइज, हाइड्रोजन बॉन्ड से जो वीकर होता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोवेस्ट प्रेशर एट विच वाटर कैन एग्जिट इन लिक्विड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये डाटा याद करने से ही ध्यान रहता है, तो ये 0.611 किलो पास्कल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट टू असर्टेन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम। पैरामीटर बताना है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम को सिग्निफिकेंट करता हो, तो वो हमारा होता है गिब्स फंक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डिफाइंस द हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एफ यू माइनस टी एस। एफ हो जाता है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, यू हो जाती है हमारी इंटरनल एनर्जी, टी हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एस हो जाता है हमारा एंट्रोपी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट रिलेशन इज, हमें स्पेसिफिक हीट रिलेशन बताना है। हमारा स्पेसिफिक हीट रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी, वी इजिकल टू वी टी के बाय बीटा स्क्वायर। तो याद रहेगा आपको, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू वी वेलोसिटी, टी टेम्परेचर, के हमारा कांस्टेंट है बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग y एज अ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स जेड डेल जेड प्लस हाफ जेड स्क्वायर डेल एक्स। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट Cp एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज। जो स्पेसिफिक हीट है हमारी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, वो हो जाती है हमारी डेल एच बाय डेल टी सफिक्स में यू। कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन द सुपर हीटेड रीजन ऑफ द मोलियर डायग्राम हैव व्हाट टाइप ऑफ स्लोप। तो आप याद रखेंगे ये होता है पॉजिटिव स्लोप। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, इसमें हमें ब्रेकर कंटेन वाटर अप टू अ हाइट बतानी है, हमें सेंटर ऑफ प्रेशर बताना है। ये यहाँ पर दे रखा है हमें सेंटर ऑफ प्रेशर जो है हमारा टॉप से जहाँ तक हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर लाई करता है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 2h/3 फ्रॉम टॉप। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट,
फॉर एन इंक्लाइन प्लेन फॉर विच पोजिशन मैक्सिमम टोटल प्रेशर एक्ट ऑन इट। तो हमें पता है प्रेशर हमेशा वर्टिकल एक्ट करता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इज, आंसर हो जाएगा हमारा W वेट डेंसिटी, A एरिया और H हमारा जो हाइट है। तो WAH हमारा जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है प्लेन सरफेस से, और इंक्लाइंड सरफेस से होगा तो हमारा हो जाएगा WHA साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, a metal piece having density exactly equal to the density of a fluid is placed in liquid, the metal piece will be, ये बोल रहा है कि अगर जो हमारे मेटल पीस की डेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जितना डेंसिटी किया है, तो हमारा जो वर्क पीस है वो वाटर में कैसे लाई करेगा। माना यहाँ तक हमारा वाटर है, ये हमारा मेटल पीस है, अगर हमारी डेंसिटी इक्वल हो जाएगी फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड किया है, तो ये हमारा होली इमर्स्ड हो जाएगा, पूरा डूब जाएगा, बस ऊपर से सरफेस दिखेगी, ये हल्की हल्की सरफेस, तो विल बी होली इमर्स्ड, पूरा डूब जाएगा, बस सरफेस दिखेगी। नेक्स्ट, when a body is immersed in a fluid, the buoyant force experienced by it is proportional to, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के। नेक्स्ट, द प्रेशर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप इन लैमिनार फ्लो इज इक्वल टू, प्रेशर ड्रॉप बताना है हमें पर यूनिट लेंथ लैमिनार फ्लो में, तो हो जाता है हमारा 32 म्यू वी बाई डी स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट, 32 म्यू वी डी स्क्वायर। Next, in a thin cylindrical shell subjected to an internal pressure P, the ratio of longitudinal stress to the hoop stress, longitudinal stress का हमारा फॉर्मूला होता है PD/4T, और हुप स्ट्रेस का होता है हमारा PD/2T। इसे सॉल्व करेंगे हम तो आंसर PD से PD कैंसल, T से T कैंसल, 2 से 2 टाइम्स गया 4, तो हमारा आएगा आंसर 1/2 दैट इज 0.5। नेक्स्ट, अ थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ 500 millimeter internal diameter is subjected to an internal pressure of 2 Newton per millimeter square. What will be the hoop stress if the thickness of vessel is 20 millimeter? हमें T दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है, हमें प्रेशर दे रखा है, हुप स्ट्रेस निकालना है। हुप स्ट्रेस अभी मैंने बताया आपको, हुप स्ट्रेस होता है सिग्मा PD/2T, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन 1, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, a thin cylindrical cell of internal diameter D and the thickness T is subjected to internal pressure P, E and V are respectively the elastic modulus and the Poisson ratio. The change in diameter is, तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, PD²/4TE 1 - 2V इसका आंसर है, ऑप्शन 1 A। नेक्स्ट, इन thick cylinder, if hoop stress is plotted with respect to 1/r square, then curve will be, we all know 1/r square से जहाँ स्क्वायर मेंशन होता है वहाँ पर पैराबोलिक कर्व बनता है, और 1/r होता तो लीनियर बनता है। नेक्स्ट, फॉर थिन सिलेंडर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस, सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस को हम हुप स्ट्रेस कहते हैं। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट,
इन अ थिक सिलेंडर रेडियल स्ट्रेस एट इनर सरफेस इज, इनर सरफेस पे जो रेडियल स्ट्रेस होती है थिक सिलेंडर में वो मोर देन होती है फ्लूइड प्रेशर, और आउटर सरफेस पे होती है लेस देन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। आउटर सरफेस पे होती है हमारी इक्वल टू फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट, फॉर अ थिक वॉल्ड सेल द डायमीटर थिकनेस रेशियो इज ग्रेटर देन 20, और थिन सिलेंडर बोलता, थिन वॉल सिलेंडर बोलता तो लेस देन 20 हो जाता। इसका आंसर ऑप्शन डी राइट, बी राइट है, ग्रेटर देन 20। नेक्स्ट, हुप स्ट्रेस आर एक्टिंग अक्रॉस दी, अभी बताया मैंने आपको हुप स्ट्रेस को हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं, तो ये सरकमफ्रेंशियल सेक्शन के अलॉन्ग लगता है। नेक्स्ट, वेयर डज द मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन द थिक सिलेंडर अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। एट द इनर सरफेस, इनर सरफेस पे मैक्सिमम होता है, आउटर सरफेस पे इक्वल टू द प्रेशर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट वो हमारा हो जाएगा कि द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि स्ट्रेन बी में स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती स्ट्रेन की। स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नहीं होता, पर यूनिट सरफेस प्रेशर पर यूनिट सरफेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा नॉर्मली एक्ट करता है, सो ये भी गलत हो जाएगा। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू ब्रेकिंग लिख रखा है यहाँ पर, जबकि इलास्टिक लिमिट तक होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, तो ये सबको पता है आंसर, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। नेक्स्ट, टेम्परेचर स्ट्रेस आर सेट अप इन अ मटीरियल व्हेन, टेम्परेचर स्ट्रेस हमारे कब अकर करते हैं, जब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रिस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब हमारे जो टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं और कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंस्ट्रेंट कर देते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इन अ स्टडी फ्लो प्रोसेस द रेशियो ऑफ, जो स्टडी फ्लो प्रोसेस जो है उसका आंसर ये है कि इसमें कहते हैं हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है हमारा, वर्क ट्रांसफर कांस्टेंट होता है, मास फ्लो एट इनर एंड आउटर सेम रहते हैं, ऑल ऑफ द आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्रेशर यूज्ड एज सुपरचार्जर, कंप्रेशर यूज्ड एज सुपरचार्जर जब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप होगा, एक्सियल फ्लो टाइप होगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप होगा, ऑल ऑफ द करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सिग्नेचर द लास्ट टर्म आर स्टैंड फॉर नोज रेडियस इन मिलीमीटर, ये सारे टर्म्स जो हैं वो मिलीमीटर में, 7 सिग्नेचर भी बोलते हैं इसे, ये मिलीमीटर में एक्सप्रेस्ड होते हैं। नेक्स्ट, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन शेयर एंगल इज डिफाइंड एज, तो हमारा शेयर एंगल जो होता है वो हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ टूल, शेयर प्लेन का जब इन द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रैवल होता है, जिस डायरेक्शन में टूल ट्रैवल करता है उसके साथ जो एंगल बनता है उसे हम शेयर एंगल कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, मेड बाय द प्लेन ऑफ शेयर विद द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रैवल। नेक्स्ट, in a typical metal cutting operation using a cutting tool of positive rake एंगल दिया गया 20 डिग्री और शेयर एंगल दिया गया 30 डिग्री, बोल रहा है फ्रिक्शन एंगल कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है 2 शेयर एंगल प्लस फ्रिक्शन एंगल माइनस रेक एंगल, अब गामा से इसे शो करेंगे, अल्फा से बात हुई है, बाय पाई बाय 2, जब हम पुट करेंगे वैल्यू इसमें
तो आंसर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा आप। नेक्स्ट, व्हेन 50 millimeter rod is turning at a spindle speed of 200 rpm, the cutting speed would be। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60। इसमें आप पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, according to the Ernst and Marchand theory, the relation between the shear angle, friction angle, rake angle, तो हमें फॉर्मूला बताना जो हमने अभी प्रीवियसली लिखा, 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा अपॉन पाई बाई 2 लिखो इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 लिखो, ये इक्वल टू 45 लिखो। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, चिप वेलोसिटी इन मशीनिंग ऑफ मेटल इज इक्वल टू आर वी। आर हमारा चिप थिकनेस रेशियो हो जाएगा और वी हमारी हो जाएगी कटिंग ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट, इन मेटल कटिंग मर्चेंट सर्कल गिव्स द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस कंपोनेंट्स। तो ये क्या है, ये हमारा फोर्स को डिनोट करता है। जो मर्चेंट सर्कल में जो वेरियस कंपोनेंट रहते हैं, जैसे शेयर एंगल हमारा हो गया, फ्रिक्शन एंगल हो गया, ये सब क्या फोर्सेस को डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, आर्क ब्लो प्रॉब्लम अकर्स इन। आर्क ब्लो हमारी हमेशा डीसी वेल्डिंग में अकर करती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जिसे हम मिग बोलते हैं, MIG भी बोलते हैं, मेटल इनेट गैस वेल्डिंग, और इसका दूसरा नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, पोलैरिटी चेंज इज रिक्वायर्ड इन। पोलैरिटी चेंज हमारी डीसी वेल्डिंग में होती है, स्टेट वेल्डिंग और रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, पोरोसिटी इन वेल्डिंग। पोरोसिटी वेल्डिंग में अकर होती है जब हमारी जो हाइड्रोजन है वो हमारी हम जब कास्टिंग करते हैं उसमें जब हमारी जो गैसेस हैं वो कास्टिंग जब हम फिल करते हैं, पोर करते हैं, तो उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो भी फिल्ड हो जाती है। तो उसको निकालने के लिए पोरस होना जरूरी है वेल्डिंग का, जिससे कि जब वो सॉलिडिफाई हो तो सारी गैसेस जो हैं वो हमारी बाहर सराउंडिंग में चली जाए। तो वो गैस कौन सी होती है, मेनली वो हाइड्रोजन होती है हमारी गैस। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पोरोसिटी इन वेल्डिंग इज क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2 इन द वेल्डिंग पूल। नेक्स्ट, डैश डज नॉट रिक्वायर अ फिलर मेटल। तो जो हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या आता है, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, कंटिन्यूस वेल्डिंग, इन सब में हमें फिलर मटेरियल की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और ऊपर से प्रेशर हम अप्लाई करते हैं और वेल्डिंग हमारी अकर हो जाती है। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड। फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा H इज इक्वल टू H हो गया हमारा टोटल हीट जनरेटेड इक्वल टू K कांस्टेंट है हमारा, I स्क्वायर RT। I क्या करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है हमारा। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, H इक्वल टू KI स्क्वायर RT। नेक्स्ट, फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द थिकनेस ऑफ मेटल इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में जो मटेरियल होता है बहुत ही फाइन मटेरियल होता है, तो वो होता है हमारा 3 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट, ये हमें डिफेक्ट्स बता रखे हैं कि एक्सटर्नल डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे। एक्सटर्नल डिफेक्ट होते हैं हमारे क्रेटर, क्रैक्स, स्पैटर एंड सरफेस पोरोसिटी, इनकम्प्लीट फिल्ड ग्रूव, डिस्टॉर्शन। और इंटरनल डिफेक्ट्स हमारे क्या होते हैं वेल्डिंग में, होते हैं ब्लो होल्स एंड इंटरनल पोरोसिटी, क्रैक्स, इंक्लूजन, लैक ऑफ फ्यूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन।
कई बार वो पूछ लेता है, हमें एक्सटर्नल क्रैक्स दे देगा, उनमें एक इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट दे देगा, तो पूछेगा कि इसमें से बताएं आप कि कौन सा इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो हमें याद होनी चाहिए कि एक्सटर्नल वेल्डिंग डिफेक्ट कौन से होते हैं हमारे, और इंटरनल वेल्डिंग डिफेक्ट कौन से होते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। अब हमें इनमें से बताना है कि क्रैक्स कौन से हैं, मतलब फॉलोइंग डिफेक्ट्स कौन से हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि क्रैक्स जो है वो डिफेक्ट है, वेल्डिंग डिफेक्ट है, और हमारा सॉलिड इंक्लूजन वेल्डिंग डिफेक्ट है। पर पोरोसिटी कोई हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं है, कोल्ड शेड हमारा कोई वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं है, वेल्डिंग के समय अकर नहीं होते। पोरोसिटी तो हम जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी पोरोसिटी कैसी है वो डिफाइन करता है टर्म पोरोसिटी। कोल्ड शेड क्या होता है कि जब हम कास्टिंग करते हैं, जो मटेरियल हम मटेरियल हम उसमें कास्ट करते हैं, तो उस समय कई बार क्या होता है कि जब फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है तो उस समय जो कास्टिंग करते हुए डिफेक्ट अकर होता है उसे कोल्ड शेड कहते हैं। ये पोरोसिटी और पोरोसिटी टर्म है जो डिफाइन करता है प्रोसेस को कि कितना पोरस है मटेरियल, जबकि कोल्ड शेड जो होता है वो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट है, नॉट अ वेल्डिंग डिफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्रैक्स एंड सॉलिड इंक्लूजन आर द वेल्डिंग डिफेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, when the temperature of a solid material increases, जब हमारा टेम्परेचर हम सॉलिड मटेरियल का इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी डक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल डिक्रीजेस बट डक्टिलिटी इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम किसी मटेरियल का तो उसके लंबे से लंबे तार हम खींच सकते हैं, मतलब डक्टाइल हो जाता है वो मटेरियल। नेक्स्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन अकर व्हेन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या है, वो है हमारा, उसे हम कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन। जब एक तरह का स्ट्रेस, यूनिफॉर्म स्ट्रेस, जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं तो वहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस नहीं लगते, कहीं पे ज़्यादा लगेंगे कहीं कम लगेंगे, तो उससे क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाता है, एक ही जगह में सारा स्ट्रेस आ जाता है, जिससे कि मटेरियल के, स्पेशली ब्रिटल मटेरियल के फेल होने के चांसेस होते हैं। जैसे कोई ब्रिटल मटेरियल है उस पर जब हम किसी हथौड़े से मारते हैं तो वो एक ही चोट से टूट जाता है, क्योंकि उसमें जैसे हमने डक्टाइल मटेरियल पे मारा तो नहीं टूटता, क्योंकि जब हम प्रेशर इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो स्ट्रेस आता है वो यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट ब्रिटल मटेरियल में ऐसे नहीं होता, इसलिए वो एकदम से ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ circular cross section beam is subjected to a shearing force F, the maximum shear stress induced will be, shear stress induced will be, shear stress क्या होती है हमारी, shear stress होती है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमारा F है और एरिया है हमारा, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन है तो पाई d²/4, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्लो रेशियो इज, जो फ्लो रेशियो होता है हमारा होता है फ्लो वेलोसिटी बाय √2gh, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सेपरेशन फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट इज बिकम 0। फ्लो सेपरेशन कब परफॉर्म करता है, जब हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो हमारा 0 हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जब नेगेटिव होगा तब फ्लो सेपरेशन हमारा जो है वो अकर करेगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ 2-dimensional velocity fluid with velocity u and v along the x and y direction respectively, the convective acceleration along the x direction
इज गिवन बाय, यहाँ पर अलोंग द एक्स डायरेक्शन दिया है, तो एक्स डायरेक्शन में हम यू जो है हमारी यू वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगर ये बोलता है एक्स वाई डायरेक्शन, तो हमारा जो आंसर रहता वो हमारा रहता है इसमें बी आंसर हमारा जो है वो सही रहता, लेकिन इसने बोला है एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग बताना है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोस्ट परफेक्ट मेथड ऑफ स्केवेंजिंग इज, मोस्ट परफेक्ट मेथड ऑफ स्केवेंजिंग, स्केवेंजिंग हम बोलते हैं जबकि फ्लू गैसेस या बर्न गैसेस को हम बाहर निकाल देते हैं, और फ्रेश चार्ज जब अंदर आता है तो बर्न गैसेस को हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि स्पेस जो है वो फ्रेश चार्ज के लिए क्रिएट हो सके। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है यूनिफ्लो स्केवेंजिंग मेथड। नेक्स्ट, इन अ टिपिकल मीडियम स्पीड ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द इनलेट वॉल्व, तो बताना है कि इनलेट वॉल्व कब ओपन होता है हमारा, तो इनलेट वॉल्व हमारा ओपन होता है बिफोर 20 डिग्री टॉप डेड सेंटर एंड क्लोज एट आफ्टर 35 डिग्री ऑफ बॉटम डेड सेंटर, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, a gasoline engine running in a closed room is dangerous because the exhaust gas contains कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि वो हो जाती है घटनाएं कि अंदर जो है वो हमारा रात भर मतलब जो अंगारे हैं, जो अंगारे लोग जला के रखते हैं सर्दियों में रात भर, अगर वो बंद कमरे में रात भर जलते रहे तो डेथ वगैरह भी हो जाती है, क्योंकि उससे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी मात्रा बढ़ जाती है रूम में कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, ऑक्सीजन नहीं बच पाती, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, petrol engines are not suitable for part load operation because mechanical efficiency is poor due to increasing internal losses at increased throttling, option A is right answer। Next, a distributor in spark ignition engine performs the function of, distributor in spark ignition engine performs the function of, so distributing the right quantity of fuel oil, no, distributing the air requirement, no, adding additives of fuel oil, no, providing the correct firing order in the engine, डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि वो फायरिंग ऑर्डर को प्रोवाइड कराता है सीक्वेंस को। नेक्स्ट, इंजन नॉक कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, इंजन नॉक हम मेजर कर सकते हैं कंबर्जन प्रेशर सेंसर से, मैकेनिकल वाइब्रेशन सेंसर से, आयन करंट मेजरमेंट से, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर है। तो इंजन नॉक मेजर करने के मेथड्स हैं तीनों। नेक्स्ट, इन पेट्रोल इंजन एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग विल, स्पार्क टाइम एडवांस करने से नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इग्निशन लैग, इग्निशन लैग क्या होता है हमारा, इग्निशन लैग वो टाइम होता, वो फिनोमेना होता है जिसमें कि हम फ्यूल को इंजेक्ट तो कर देते हैं लेकिन वो क्या होता है ऑटो इग्नाइट होने में, बर्न होने में टाइम लेता है, उस टर्म को हम इग्निशन लैग बोलते हैं। जैसे जब डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है और जब हम उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो वो जितना टाइम लेता है इग्नाइट होने में उसको हम कहते हैं इग्निशन लैग। द आंसर इज ऑप्शन डी, टाइम टेकन बाय फ्यूल आफ्टर इंजेक्शन टू रीच अप टू ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, बर्नौली थ्योरम डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, everybody knows energy, pressure energy, kinetic energy, potential energy. Next, if P1 and P2 refers to the pressure, V1 V2 refers to the velocity, ρ1 and ρ2 refers to the gravity, specific gravity, Z1 and Z2 refers to the elevation of 2 points, potential energy
एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा है ये। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, अभी बताया हमने पीछे, एनर्जी के टर्म्स यूज होते हैं इसमें। तो ये होता है प्रेशर एनर्जी P1 बाय रो जी प्लस काइनेटिक एनर्जी V1 स्क्वायर बाय रो जी प्लस जो हमारी है पोटेंशियल एनर्जी Z1 इक्वल टू द सेम यहाँ पर रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द पैरामीटर विच डिटरमाइन द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन अ रफ पाइप आर। तो हमारे जो फ्रिक्शन फैक्टर और टर्बुलेंट फ्लो को जो पैरामीटर, इसके लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं वो होता है हमारे रेनॉल्ड्स नंबर। 4000 से ज़्यादा जब रहेगा तो टर्बुलेंट होता है, और रिलेटिव रफनेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रिंडल यूनिवर्सल इक्वेशन, ये हमें याद करनी होगी। प्रिंडल यूनिवर्सल इक्वेशन क्या होती है हमारी, तो ये होती है U इक्वल टू यू मैक्स प्लस 2.5 UF log E Y बाय आर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड में आ रखा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज 900 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है, एरिया दे रखा है। वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर विल बी। इसमें हमें जो है वो एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा मैक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 2898। इसमें 2898 हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वेवलेंथ है जो उससे फाइंड करना है। टेम्परेचर हमारा दे रखा है 900 केल्विन। जब हम 2898 बाय 900 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.2 म्यू माइक्रोन। नेक्स्ट, इफ इमिसिविटी is the emissivity of surface and shield and n is the number of shield। n जो है नंबर ऑफ शील्ड्स है, इमिसिविटी दे रखी है हमें, और हमें पूछ रखा है कि ओवरऑल इमिसिविटी बतानी है आपने। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आप याद रखिएगा, n+1 2 माइनस जाई अपॉन n+1 और 2 माइनस जाई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बताने हैं हमें अगर फॉर्मूले याद हैं, अगर हमें किरचॉफ्स लॉ का फॉर्मूला याद है जो कि सबसे इजी होता है, इमिसिविटी इज इक्वल टू सिग्मा इमिसिव नॉट, कि किरचॉफ का फॉर्मूला होता है, यानी डी का 2 हो गया। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का इजी होता है फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए T⁴ माइनस टेम्परेचर सेकेंड T⁴। ये हमारा है स्टीफन बोल्ट्जमैन का, ए का हमारा 4 हो गया। और हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ बॉइलिंग का फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू HAT1 माइनस T2। अब बचा फोरियर लॉ का फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू KAT1 माइनस T2 बाय L। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। एक बार आप क्लियरली देख लीजिए, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच नॉन मेटेलिक बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इमिसिविटी। इसमें इमिसिविटी की वैल्यू दे रखी है और मटेरियल दे रखे हैं, आप देख लीजिए। आइस की सबसे ज़्यादा है 0.97, फिर पेपर की है 0.86, एल्युमिनियम फॉयल है 0.03, ब्रिक की है 0.9, फिर ग्लास की है 0.5, फिर सिल्वर की है 0.4। आप देख लीजिए इमिसिव जो वैल्यूज़ हैं वो सबसे कम जो है वो है हमारी सबसे कम हमारी है एल्युमिनियम फॉयल की, और सबसे ज़्यादा हमारी है आइस की। सो ऑप्शन C is right here, ice. Next,
For an opaque body, sum of absorptivity or reflectivity is 1. इसमें क्या है, जो हमारी ट्रांसमिसिविटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है. आपको मैंने चार्ट भी दिखा रखा है यहाँ पर. देखिए, जब ब्लैक बॉडी बोलेगा तो अब्जॉर्प्टिविटी हमारी 1 होगी, ट्रांसमिसिबिलिटी और रिफ्लेक्टिविटी दोनों 0 होंगी. ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्टिविटी दोनों 0 होगी. जब ओपेक बॉडी की बात करेगा तो हमारी ट्रांसमिटिविटी 0 होगी, रिफ्लेक्टिविटी और ऑब्जॉर्प्टिविटी हमारी 1 होगी. वाइट बॉडी की बात करेगा, जैसे कि वाइट बॉडी जो है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है जल्दी, तो वो हमारी रिफ्लेक्टिविटी इसमें 1 होगी. बाकी ऑब्जॉर्प्टिविटी, तभी हम गर्मियों में जो है वो वाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो लाइट की रेज को जो है वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाते, तो इसलिए ऑब्जॉर्बिटी 0 हो जाती है और ट्रांसमिट भी नहीं कर पाते, जिससे कि ट्रांसमिटिविटी 0 हो जाती है. ब्लैक बॉडी का जो एग्जाम्पल है वो है वाइट स्नो. नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैज अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. 0.380 म्यू माइक्रोन to 0.760 म्यू माइक्रोन. नेक्स्ट, द थर्मल ट्रांसपेरेंट बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय. ट्रांसपेरेंट बॉडी है हमारी, तो ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए जो हमारी ट्रांसपेरेंट बॉडी के लिए ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए, वो ट्रांसमिसिविटी जो होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव. हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि, सॉरी गाइस, हम ऐसे कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी 0 होती है और जो ट्रांसमिसिविटी होती है वो 1 होती है, तो ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है हमारा सिग्मा ए टी रेज टू पावर 4. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द शेप फैक्टर फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस R1 एनक्लोज्ड बाय अनदर. मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक ऐसी बॉडी है बड़ी सी, इसके अंदर एक छोटी सी बॉडी है, अब यहाँ से इधर जा रही है हीट और टकरा के वापस इधर ही जा रही है, तो ये कि इसी जो एरिया है इसी तक सीमित रह रही है. ये इस जो क्वेश्चन में है वो लिखा हुआ है, तो वो बोल रहा है कि शेप फैक्टर बताइए, शेप फैक्टर कितना है, तो इसका शेप फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे जा रही है और इससे वापस आ रही है. नेक्स्ट, डैश विल रेडिएट हीट टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो हमारा हो जाएगा वाइट पॉलिश्ड सरफेस. वाइट पॉलिश सरफेस, जब वाइट पॉलिश सरफेस पे जो सन रेज या रेडिएशन कुछ भी पड़ता है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है लार्ज अमाउंट में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज परमानेंट जॉइंट की बात कर रहा है, तो आपको पता है 2 टाइप के परमानेंट जॉइंट होते हैं, एक वेल्डिंग जॉइंट होता है और एक हमारी रिवेटेड जॉइंट होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा. परमानेंट जॉइंट इज रिवेटेड जॉइंट. नेक्स्ट, वेलोसिटी हेड इज गिवन बाय. वेलोसिटी हेड हमने बताया आपको v²/2g होता है, और हमारा जो पोटेंशियल हेड होता है वो z1 होता है, जो हमारा प्रेशर हेड होता है वो होता है p/ρg. नेक्स्ट, द फ्लो थ्रू अ वेंचुरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू. वेंचुरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा. वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला होता है A1 A2 बाय √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर √2GH. तो H की पावर यहाँ पर क्या है, हाफ, तो आंसर डी इज राइट. नेक्स्ट, यूलर इक्वेशन फॉर टर्बो मशीन इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ. यूलर इक्वेशन फॉर टर्बो मशीन इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिफ्यूजर
पोर्शन ऑफ अ वेंचुरीमीटर इज लेस देन, अच्छा ये बोल रहा है कि जो हमारा डाइवर्जेंट पोर्शन है वेंचुरीमीटर इस तरह से होती है ना, कुछ वेंचुरीमीटर हमारी इस तरह से होती है कि ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये बोल रहा है इस पोर्शन का जो एंगल है वो कम रखा जाता है डाइवर्जेंट पोर्शन का, और कन्वर्जेंट पोर्शन का ज़्यादा रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा सेपरेशन है वो अकर ना हो, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सेपरेशन, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सेपरेशन। नेक्स्ट, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ, तो यूलर इक्वेशन जो है सबको पता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर द फ्लो ऑफ एन इनविसिड फ्लूइड। आंसर इज राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट, बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, जो बर्नौली इक्वेशन है वो हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए अप्लाई होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, the force F required to cut the sheet metal is given, the फॉर्मूला है वो हो जाता है हमारा F इक्वल टू shear stress, पेरीमीटर ऑफ द कट और थिकनेस का जो प्रोडक्ट है उससे हमारा फोर्स जो निकल जाता है शीट मेटल को कट करने के लिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, which type of gears can be manufactured by extrusion process, तो एक्सट्रूजन प्रोसेस से हमारे हेरिंग बोन गियर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। हेरिंग बोन गियर कैसे होते हैं? कुछ इस टाइप के होते हैं, डबल हेलिकल भी बोलते हैं इन गियर्स को, हेरिंग बोन गियर्स को डबल हेलिकल गियर्स भी कहते हैं हम। नेक्स्ट, the rolling process, the state of stress of the material undergoing deformation, तो जो रोलिंग प्रोसेस से जो डिफॉर्मेशन अकर होती है वो एक तो कंप्रेशन होती है, इस तरह से रहता है, इसमें रोलर मूव करता है, कोल्ड रोलिंग कह लो, हॉट रोलिंग कहो हम, तो कंप्रेशन के प्रेशर अप्लाई होता है कंप्रेशन प्रोसेस, और शेयर फॉर्म होते हैं, दो फोर्सेस लगते हैं और तभी ये प्लेन सरफेस हमें, ये रिक्वायर्ड जो भी सरफेस है वो हमें अकर होती है। तो कंप्रेशन एंड शेयर ऑप्शन राइट है। द टेम्परेचर एट विच न्यू स्ट्रेस फ्री ग्रेन आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। अगर इस क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम कम में चेंज करते हैं ग्रेन्स को तो वो हमारा कोल्ड फॉर्मिंग होता है, और अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर करते हैं ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को चेंज, तो उसे हम हॉट वर्किंग प्रोसेस के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट, द हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग द फॉलोइंग स्पीड इज ग्रेटर देन, तो उसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा की जो है वो हमें वेलोसिटी चाहिए हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग के लिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग के लिए जो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नॉट लिखा हुआ है ना मेंशन, तो लो कैपिटल कॉस्ट ऑफ द सेटअप, हाँ तो ऐसा होता है एक्सप्लोसिव फॉर्म में जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम होती है, लार्ज कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं, सिंपल डाई रिक्वायर्ड होती है। इसमें लिखा हुआ टूल मटेरियल इज वेरी एक्सपेंसिव, नो ट्यूब मटेरियल, टूल मटेरियल जो होता है वो चीप होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव नहीं, वेरी चीप रहता है जो टूल मटेरियल रहता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग इज नॉट यूज फॉर द फॉलोइंग, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेकिंग वेरी स्मॉल कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में सिंपल पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। प्रोसेस इन विच क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार्स, रॉड्स और ट्यूब्स इन द डिजायर्ड एरिया इज रिड्यूस्ड बाय रिपीटेड blows is known as,
तो एक प्रोसेस ऐसी होती है कि मटेरियल रहता है ऐसा बीच में, कोई भी शेप का मटेरियल है, एक डाई इस तरह से रहती है और एक डाई हमारी इस तरह से रहती है। मानो हमें सर्कुलर शेप का कोई मटेरियल चाहिए और जो हमारा वर्क पीस है वो हमारा है रॉ वर्क मटेरियल है जो वो स्क्वायर शेप का, तो हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे हैमर से, किसी चीज़ से, क्योंकि फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो हमें ये जो रेक्टेंगल शेप का है वो ये सर्कुलर शेप का हमें जो है मटेरियल प्रोवाइड होगा। तो इस जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्वेजिंग। ये यहीं पे बोल रहा है कि डिजायर्ड एरिया इज रिड्यूस्ड। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, बाकी इधर से निकल जाएगा, बाकी डिजायर्ड जो जिस शेप की डाई होंगी उस शेप का हमें जो है मटेरियल मिल जाएगा। रिपीटेड ब्लोज, ब्लोज मतलब बार बार हैमर अप्लाई करेंगे जब हमसे डाई से, तो यहाँ पर हमें मटेरियल मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम स्वेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट, the hot forging of steel specimen is carried out at the temperature. hot forging है, hot forging के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है हमें, ग्रेटर टेम्परेचर पे वर्क होता है, तो 950 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन डीप ड्राइंग द ड्राइंग फोर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा 4 पाई RPT, 4 पाई RPT जो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, द डिफॉर्मेशन रेट्स एज हाई एज फॉलोइंग आर यूज्ड इन हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग। हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग के लिए हमारे 500 मीटर पर सेकेंड की जो वेलोसिटी होती है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट, रेक एंगल इन अ ड्रिल, rake angle in a drill decrease from center to periphery, सेंटर पे मैक्सिमम होता है और पेरीफेरी पे कम होता चला जाता है। नेक्स्ट, इफ परफॉर्मेंस ऑफ SI इंजन और डिफरेंट मैन्युफैक्चर हैव सेम कैपेसिटी साइज एंड सिस्टम आर टू बी कंपेयर्ड। ओके, अगर दो ये बोला, दो हम SI इंजन को लें और उसमें जो साइज है सिलेंडर का और कैपेसिटी है, मतलब सीसी जो है वो सेम है, साइज सेम है, सारे पैरामीटर सेम है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे? तो हम मीन इफेक्टिव प्रेशर से। जिसका मीन इफेक्टिव प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट, विच मेथड कैन बी एप्लीकेबल टू मेजर FHP ओनली फॉर सिंगल सिलेंडर CI इंजन? तो ये हम विलियम्स लाइन मेथड से यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनलाइन इंजन वर्किंग ऑन अ 4-stroke साइकिल इज कंप्लीटली बैलेंस्ड इनहेरेंटली 6-cylinder इंजन? नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन of indicated power of multi-cylinder SI engine is by the use of, तो ये होता है हमारा मोर्स टेस्ट से। इंडिकेटेड पावर बोल रहा है, जब इंडिकेटेड पावर या फ्रिक्शन पावर कहा जाए टर्म और मल्टी सिलेंडर SI इंजन की बात हो तो मोर्स टेस्ट हमारा वहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट, एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर और मीन इफेक्टिव प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन टू नॉक इंक्रीजेस बाय रिड्यूसिंग द स्पार्क एडवांस। स्पार्क एडवांस को हम डिक्रीज करके नॉकिंग टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर ऑफ SI इंजन। इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर को हम मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। नेक्स्ट, द पावर टू वेट रेशियो ऑफ डीजल इंजन कंपेयर्ड टू पेट्रोल इंजन इज लो। नेक्स्ट,
Specific fuel consumption is defined as specific fuel consumption is defined as fuel consumption per hour. Fuel consumption per hour. Option A is right. The change in entropy is zero during adiabatic process. Option C. Next, which one of the following statement is applicable to a perfect gas will also be true for an irreversible process? That is T del S equal to del U plus P dV. Next, anything that generates entropy always डिक्रीजेज एनर्जी. एंट्रोपी अगर बढ़ती है तो डिक्रीज करती है एनर्जी को. नेक्स्ट, द एंट्रोपी मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. एंट्रोपी मे बी एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ, गाइस इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर होगा या टेम्परेचर और वॉल्यूम होगा. प्लीज आप चेक करें. नेक्स्ट, एंट्रोपी पर यूनिट मास इज. एंट्रोपी पर यूनिट मास, जहां पर टर्म यूज होता है पर यूनिट मास, तो जैसे वॉल्यूम पर यूनिट मास होगा तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. एंट्रोपी वैसे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जब पर यूनिट मास मेंशन है तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. नेक्स्ट, इन एन आइसोट्रोपिक प्रोसेस change in entropy is zero. Next, the change in entropy is zero during reversible adiabatic process. Next, third law of thermodynamic is independent law of nature. क्योंकि जीरोथ लॉ हमारा जो हमारा सेकंड लॉ है वो एंट्रोपी को शो करता है, जीरोथ लॉ हमारा टेम्परेचर को शो करता है, और फर्स्ट लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, और थर्ड लॉ हमारा इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ लॉ से. आप सारे जो फर्स्ट सेकंड और जीरो और थर्ड के सबके आप याद रखना कि सेकंड एंट्रोपी को, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और जीरो हमारा टेम्परेचर. जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जीरोथ लॉ के अंदर आते हैं. ये क्वेश्चंस आते हैं, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केजी केल्विन. बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्लॉसियस इनइक्वालिटी स्टेटमेंट इंडिकेट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई बाई टी, डेल फाई की जगह यहाँ डेल क्यू भी लिखा होता है, हीट बाय टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू जीरो. ये टर्म जो होता है वो हमारा एंट्रोपी को शो करता है. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस. नेक्स्ट, law of degradation of energy says that available energy is gradually decreasing by increase in unavailable energy. Increase in unavailable energy. Option C. Availability of a system at any given state is. Availability of a system at any given stage is property of a system. No, total energy of system. फिर maximum work obtained as the system does to dead state. The maximum useful work obtained as the system goes to dead state. आंसर इसका हो जाएगा availability of a system at any given stage is maximum useful work obtained as the system goes to dead state. Next, irreversibility associated with the process is defined as sorry guys, आप इसका आंसर चेक कीजिएगा, मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है. नेक्स्ट, एक्सर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन. एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिपेंड ऑन एंट्रोपी जनरेशन,
surrounding temperature, surrounding pressure, all given answer is correct. Next, irreversibility of a process is equal to W max upon minus W. Option A is right answer. Next, which of the following is a low grade energy? तो लो ग्रेड एनर्जी हमारी है विंड पावर, सोलर पावर, जितने भी ये रहते हैं, हाइड्रो पावर, ये सब है हमारी है लो ग्रेड एनर्जी. Availability function for a closed system is, availability function of closed system is phi equal to u plus p naught v minus t naught s. Option A is right answer. Next, okay guys, तो ये थे हमारे 50-60 questions. तो please be with me and subscribe my channel. Thanks for watching.